उस समय शादी की जिस समय मुझे करियर पे फ़ोकस करना चाहिए था। मुझे वापस अपने करियर में वापस आना था और इसकी शुरुआत मुझे कहीं न कहीं से करनी तो थी। जब मैं माइक लेकर अवेयरनेस सेशन करती तो मेरे हाथ भी काँपते। मैं थोड़ा-सा बोल के मैं पीछे हट जाया करती थी। मुझे पता भी नहीं चला मैं 45 मिनट्स तक एक कमरे में बेहोश पड़ी रही और अमृता, मेरी वर्किंग टीम सब मुझे खोज रहे हैं। मेरी बच्ची मम्मा कहाँ है? और जब तक मैं मिलती शायद मेरी साँसें कहीं अटक गई थी। आज मुझे गर्व होता है ये कहने में कि अब मैंने मम्मा को या पापा को कहीं से भी डिससैटिस्फाइड नहीं किया होगा और वो जहाँ पे भी हैं, भाई मेरे फादर अब नहीं हैं, पर वो जहाँ कहीं भी होंगे अपने डॉटर पे प्राउड फील करेंगे। शुरुआत जो मेरे लाइफ की थी, वो निर्मली जैसे सुपौल डिस्ट्रिक्ट के छोटे से शहर निर्मली से शुरुआत हुई थी, जहाँ मेरे पापा प्रोफ़ेसर थे बॉटनी के। और मेरी मम्मी बस वहाँ पे अपना बस करियर उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने लेक्चरशिप जॉइन की थी केमिस्ट्री में। उस वक़्त मैं 3 साल की थी, तो शुरुआती शिक्षा जो कहेंगे निर्मली में कोई प्राइवेट स्कूल्स नहीं था उस वक़्त, छोटा-सा कह सकते हैं गाँव का थोड़ा बड़ा रूप था। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में मेरा नाम लिखा दिया गया जस्ट कि हाँ, ये स्कूल जाएगी। वो स्कूल बिल्कुल मिट्टी का फर्श था, झोपड़ी हुआ करती थी, एक काला-सा ब्लैक बोर्ड होता, चौक पे मास्टर जी पढ़ाया करते थे, दुक्का दू, दो दूनी चार, इस तरह की बातें होती। उन्हीं दिनों में मेरे मामा पटना से आए मम्मी से मिलने के लिए और एक दिन वो मुझे स्कूल छोड़ने चले गए और जब स्कूल छोड़ने तो उन्होंने मुझे एक बात करके चिढ़ा दी कि ए राम वनु तुम बोरा वाला स्कूल में पढ़ती हो, तुम यहाँ बोरा पे बैठ के पढ़ती हो। और वो बात कहीं न कहीं मेरे दिल में इतनी चुभ गई, हालाँकि मैं मात्र 3 से 4 साल के बीच में मेरी उम्र रही होगी, लेकिन वो बात निकल ही नहीं पाई। मैं पूरे रास्ता रोते-रोते उनके साथ घर आई और घर आकर जब मामा शाम को जाने की पटना के लिए जब उनका ट्रेन था, तो मैं बोली कि मैंने अपना सामान बोला कि हमको मामा के साथ जाना है पटना। और इतना रोने लगी, इतना ज़िद करने लगी और अपनी मम्मी की तरफ मैं नहीं देखती थी कि मुझे लगता कि शायद मैं उसको देखूँगी, तो मैं मतलब अपना डिसीज़न शायद नहीं ले पाऊँ, शायद मैं हो सकता है रुक जाऊँ। और मम्मी-पापा को देखा नहीं और बोला कि एक सुर में लगा रखी कि नहीं मुझे पटना जाना है, मुझे भैया के पास जाना है, वहीं पढ़ना है, मुझे यहाँ बोरा वाला स्कूल में नहीं पढ़ना। और इस ज़िद में इतना ज़िद कर बैठी कि मामा ने मुझे बोला कि अच्छा इसको भेज देंगे वहाँ से कुछ दिन में बहलाकर। लेकिन उसके बाद शायद मैं निर्मली कभी नहीं गई और मैं पटना आ गई मामा के साथ। दिन भर तो मैं पढ़ाई-लिखाई, होमवर्क, क्लास वर्क में बिज़ी रहती दोस्तों के साथ, लेकिन शाम का वक़्त कोई भी बच्चा अपनी माँ को ढूँढता है। वो गोद मुझे मिल नहीं पाती। आज मैं फ़ील कर सकती हूँ कि मम्मी को कितना पेन हुआ होगा जब मैं उनको छोड़कर आई होंगी। लेकिन एक एक जुनून सवार था कि नहीं मुझे एजुकेशन अच्छा लेना है और मुझे पढ़ना है। मेरी वज़ह से जो मम्मी का करियर ऐसा क्रश हुआ क्योंकि उन्होंने नई-नई लेक्चरशिप जॉइन की थी और वो टेम्परेरी बेसिस पे थी, उनका जॉब परमानेंट नहीं हुआ था और मेरी वज़ह से वो रह ही नहीं पाई, वो लोग मतलब वो छोड़ आई, अपना जॉब रिज़ाइन करके वो पटना आ गई मेरे लिए ताकि मुझे अच्छा एजुकेशन मिल सके और वो बहुत बड़ा सैक्रिफ़ाइस था मम्मी का मेरे लाइफ़ में। एक एज होता है ना 20-21 वाला एज जहाँ सब कुछ अच्छा-सा दिखता है, जो आप देखना चाहते हो आप वही देखते हो। जब करियर बनाने का वक़्त था, तो मैं उस पॉइंट से डाइवर्ट हुई। डाइवर्ट होकर मेरा डिसीज़न शादी का हुआ और मेरी शादी बिज़नेस क्लास फैमिली में हुई। उस समय शादी की जिस समय मुझे करियर पे फ़ोकस करना चाहिए था और आप एक तरह से कह सकते हैं कहीं न कहीं मैंने अपने मम्मी-पापा के सपनों के साथ भी खिलवाड़ किया। शुरू के कुछ दिन अच्छे लगते हैं आपको, लेकिन बाद में लगा कि कहीं न कहीं मेरा कुछ छूट रहा है, मेरी पढ़ाई छूट रही है, मेरा करियर छूट रहा है। तो मैं फिर से पढ़ाई करना चाह रही थी, फिर से रीस्टार्ट करना चाह रही थी। लेकिन मेरे पर इतना प्रेशर था, मेरा फैमिली, मेरा ससुराल बिल्कुल ट्रेडिशनल टिपिकल फैमिली थी जिसमें एक अच्छा घर हो, अच्छी बहू हो, अच्छा किचन में खाना बने, उसके बच्चे हों एंड इस तरह की कल्पना उस घर में की जाती थी। मुझे वापस अपने करियर में वापस आना था और इसकी शुरुआत मुझे कहीं न कहीं से करनी तो थी। तो धीरे-धीरे मतलब मुझ पर प्रेशर था कि बच्चे का और इस तरह से बेटा मेरे लाइफ में आया, मेरा पढ़ाई रुक गया। बट ऑब्वियस है कि जब आप बच्चे आ जाते हैं तो आपका
कुछ दिन के लिए आप कुछ सोच भी नहीं सकते, ना पढ़ना, ना अपना करियर। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, तब मेरी फ्रेंड जो आज अमृता हैं और उस वक़्त एज़ अ रेंटर मेरे घर में आई थी और बच्चे के बहाने वो उनके घर जाया करता था कभी-कभी कुछ राइम्स वग़ैरह सीखने, कुछ पढ़ने। तो इसी बहाने हम दोनों एक-दूसरे से मिले और हमारी दोस्ती ऐसी ही हुई। हमने अपने काम को स्लम से शुरू किया। स्लम से शुरू करते जब किया तो उनके बेसिक हेल्थ पे हमने काम करनी शुरू की और महिलाओं के बेसिक हेल्थ पर आप जाएँगे तो हमें यह पता चला जब हम उस हेल्थ चेकअप का जो रिज़ल्ट आया वो ये था कि उनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो थी उनकी पीरियड से जुड़ी थी और कहीं न कहीं ये बात अमृता और मुझे दोनों को पिन कर गया कि नहीं, कुछ करेंगे तो कुछ अलग करेंगे और पीरियड्स पे काम हमने स्टार्ट किया 2012 से। 2012 से 14 तक आप कह सकते हैं हमने रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ कोलैबोरेट करके कुछ काम किया। 2014 से फिर हम लोगों ने अपना अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन फॉर वुमेन एंड गर्ल्स और इस तरह से स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कम्युनिटीज़ में सब जगह जाके हमने लोगों को अवेयर करना शुरू किया और वो भी वो अपने बलबूते, अपने हिम्मत के बलबूते। बाहर निकलना हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता, ख़ास करके मेरे लिए। आप कह सकते हो उस वक़्त मेरे 2 बच्चे थे, 1 बेटी भी हो गई थी। इतने साल जो मैं घर में रही और शायद करियर के लिए कुछ नहीं कर पाई, तो मतलब जब मैं माइक लेकर अवेयरनेस सेशन करती तो मेरे हाथ भी काँपते। मैं थोड़ा-सा बोल के मैं पीछे हट जाया करती थी कि अमृता आप ले लो, हमेशा उसको पास कर देती कि अब आपकी बारी है। थोड़ा-सा इंट्रो करती और पीछे हट जाती। 17 में जाकर अवेयरनेस सेशंस करते-करते हम 17 में कहीं एक पॉइंट पर पहुँच पाए कि सिर्फ़ सेशन से काम नहीं चलेगा, प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाना बहुत ज़रूरी था। और हमने 17 की जुलाई में सैनिटरी पैड बैंक की स्थापना की, 29 जुलाई को बिहार में पहला सैनिटरी नैपकिन बैंक। और इस तरह से ये बैंक स्टार्ट हुआ जिसके माध्यम से हम कम कीमत पर बहुत सब्सिडाइज़्ड रेट पर अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन और गर्ल्स को हम सैनिटरी पैड अवेलेबल करा पाते। सोच बहुत ही संकीर्ण थी उस वक़्त भी और आज भी चेंज ज़रूर हुआ है पर आज भी पीरियड्स को लेके लोग आज भी चुप्पी थोड़ा बहुत रखे हैं आज भी। तो सफ़र बहुत मुश्किल था। 17 से 18 फिर हम और आगे बढ़े, हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन किट को लॉन्च किया, स्कूल्स में सेशंस हमारे बढ़ गए। हमारा मशीन्स हमने लगाना शुरू किए, जो सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स आती है जिसमें ₹5 के कॉइन इंसर्ट करने पे सैनिटरी पैड अवेलेबल हो जाता है। दैट्स आल्सो फॉर द इमरजेंसी पीरियड्स सिचुएशंस जो होते हैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो बिहार में पटना एयरपोर्ट पे हमारा पहला मशीन, टॉक ऑन पीरियड्स जैसे बड़े-बड़े प्रोग्राम हमने करने शुरू किए और धीरे-धीरे फिर हमें बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशंस हमसे जुड़ने लगे, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया, यूनिसेफ के साथ हमें प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। ऐसे ही यूनिसेफ के प्रोजेक्ट्स में जब पहला प्रपोज़ल आया कि हमें बाहर जाकर काम करना होगा, अब तो ये मेरे लिए बहुत टेंशन की बात हो गई कि अभी तक तो ठीक था, पटना लोकल एंड सबर्ब्स में मैं काम कर रही थी, अब बाहर कैसे जाऊँगी? टेंशन से परेशान, कैसे बोलूँ, कैसे हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि घर में इस बात को हस्बैंड के सामने रखूं कि अब जाना होगा, मुझे बिहार के 3800 जिला में घूम-घूम कर काम करना होगा। तो उसके लिए भी मैंने बात करी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया उस वक़्त और मुझे परमिशन भी दिया जाने का। भले ही थोड़ा उदास चेहरे से दिया हो, लेकिन जाने दिया क्योंकि मैं कभी जाती नहीं थी बाहर, तो बट ऑब्वियस है कि हस्बैंड को भी फ़िक्र होती होगी शायद कि कैसे करेगी, पता नहीं क्या कर पाएगी या कैसे मैनेज कर पाएगी। उस दौरान मैं आपसे एक पर्सनल बात शेयर करना चाहूँगी कि हम लोग प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे थे और मैं इतनी कभी-कभी चीज़ों को मैनेज करने में आप अपने पर्सनल और प्रोफ़ेशनल चीज़ों को बैलेंस करने में इतने टेंस्ड हो जाते हैं कि उस टेंशन को शायद मैं मैं नहीं सँभाल पाई और मैं बेहोश हो गई। मुझे पता भी नहीं चला, मैं 45 मिनट्स तक एक कमरे में बेहोश पड़ी रही और अमृता, मेरी वर्किंग टीम सब मुझे खोज रहे हैं, मेरी बच्ची अ, मम्मा कहाँ है? और जब तक मैं मिलती शायद मेरी साँसें कहीं अटक गई थी, कितना भी मुझे होश में लाने की कोशिश की जा रही थी पर मैं आ नहीं पा रही थी होश में। वो दिन नहीं भूलती और शायद अमृता भी नहीं भूलेगी और शायद अगर मेरा दूसरा लाइफ़ है तो शायद
उसी की वजह से है या फिर मेरे वर्किंग टीम की वजह से है। मैं डॉक्टर्स भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि आप इन्हें इमरजेंसी में ले जाइए और आप कह सकते हैं न्यू लाइफ 2019 में एक नया लाइफ मुझे मिला और शायद कहीं न कहीं एक मोटिवेशन था उस हालत में भी मैं काम करना नहीं छोड़ी और मैं लगातार काम करते जा रही हूँ। अब दिखने लगा कि इतना मेहनत जो किया वो कहीं न कहीं इट स्टार्टेड टेकिंग इट्स शेप एंड कलर। तो बहुत खुशी होने लगी कि अच्छा कुछ किया भी है इतने साल से और उसके बाद कह सकते हैं फिर हम एक कोविड एरा में आ गए, जहाँ पे लगा कि सबने बहुत कुछ खोया, किसी ने नौकरी खोई, किसी ने कोई रिश्ता खोया, किसी के घर से कोई मेंबर चला गया और हमें लगा कि जैसे हमारा काम कुछ दिन के लिए स्टेबल हो गया, रुक सा गया। तो फिर रुकना तो नहीं था, तो फिर हमने कुछ चीज़ों को अलग स्टार्ट किया। हमारा मोबाइल सैनिटरी पैड बैंक हमने स्टार्ट किया, जो लोगों को घर-घर जाके महिलाओं को पैड्स कम कीमत पे देता। फिर हम लोगों ने शी हेल्थ केयर कार्ड्स जनरेट किए, जिसके ज़रिए महिलाओं तक हम नीडी महिलाओं तक पहुँच पाते और उनके फ्री चेकअप, हेल्थ चेकअप्स हम करा पाते और उनको सही ट्रीटमेंट मिल पाता हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन के ज़रिए। और इस तरह से ये सफ़र हमारा बढ़ते-बढ़ते आप कह सकते हैं आज आज लाखों लाख महिलाओं तक हम पहुँच रहे हैं। बहुत सारे डॉट्स को जब आप जोड़िएगा ना एक डॉट को दूसरे डॉट से, तो आपको हर डॉट को जोड़ने से पहले पिछले डॉट के पास जाना पड़ता है। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी थी। तो ऐसा दिस वाज़ डेस्टिनी। शायद मम्मा को जॉब मेरे सैक्रिफ़ाइस करना पड़ा, तो कहीं न कहीं वो सैक्रिफ़ाइस इसलिए था कि मैं आज समाज के लिए कुछ कर सकूँ। जो उन्होंने मुझको दिया, मैं उससे कहीं बढ़ के लौटा सकूँ इस सोसाइटी को, इस समाज को, लोगों को, महिलाओं को जिन्हें मेरी ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर होती तो कन्फाइंड हो जाती किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, पर आज सोशल वर्क कर रही हूँ और इतना फ्रीडम के साथ करती हूँ, हस्बैंड का सपोर्ट के साथ करती हूँ कि आज मैं पूरे बिहार बेफ़िक्र होके घूम पाती हूँ। अपने फ्रेंड अमृता के साथ और कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस है, बच्चों का साथ है, हस्बैंड का सपोर्ट है और मैं यही कहूँगी और मैं आप सभी महिलाओं को एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि डिसीज़न लाइफ़ में बहुत इम्पोर्टेंट है। डिसीज़न ज़रूरी नहीं कि आप लें जो सही हो, हमेशा इंसान राइट डिसीज़न कैसे ले सकता है? डिसीज़न रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन शायद वही रॉन्ग डिसीज़न आगे चल के एक डिफरेंट डिसीज़न बन सकता है, जो कि आपके करियर का पूरा टर्निंग पॉइंट बन के आता हो और मुझे लगा कि शायद मेरा लाइफ कुछ ऐसा ही रहा। तो मैं बिल्कुल आज मुझे गर्व होता है ये कहने में कि अब मैंने मम्मा को या पापा को कहीं से भी डिससैटिस्फाइड नहीं किया होगा और वो जहाँ पे भी हैं मेरे फादर अब नहीं हैं, पर वो जहाँ कहीं भी होंगे अपने डॉटर पे प्राउड फ़ील करेंगे और मेरी मम्मा हैं, वो हर दिन कहती हैं कि जो तुम में है वो किसी में नहीं, जो तुम करती हो वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना और इसी इसी विश्वास के साथ तुम अपने राह पे बढ़ते जाओ।